Assalamu alaikum. Dear students, today I will be talking about the design features of language, or the properties of language, or characteristics of language, or you can say structural features of language. There was a linguist whose name is Charles F. Hackett. He is an American linguist, and he was the linguist who introduced or explained the design features of language, or the properties, or the structural features of language. And these are the features of language which make human language different from animal communication system. So one thing has to be taken into consideration, that लैंग्वेज हमेशा लैंग्वेज एक ह्यूमन फिनोमिनन है। जो जानवर होते हैं, जो दूसरे जानवर होते हैं, वो जो यूज़ करते हैं, वो ज़बान नहीं है उसे कहा जा सकता, बल्कि उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स एफ हाकट ने ज़बान के कुछ फ़ीचर्स, कुछ डिज़ाइन फ़ीचर्स बयान किए, स्ट्रक्चरल फ़ीचर बयान किए। उसको आज हम ब्रीफली एनालिसिस उसका हम करेंगे, ब्रीफली हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डिज़ाइन फ़ीचर है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी और रिफ्लेक्सिवनेस। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिवनेस का मतलब होता है कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज दैट दिस मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स आर एबल टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर ओन लैंग्वेज, यानी दे कैन थिंक अबाउट देयर ओन लैंग्वेज। जैसे मिसाल के तौर पे कि अब हम जब ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी ज़ुबान के मतलब सोच भी सकते हैं ना। हम ये देख सकते हैं कि किस मौके पर कौन सी ज़ुबान यूज़ करनी है। फिर इसके बाद दूसरी बात है कि हम अपनी ज़ुबान के बजाते खुद स्टडी भी कर सकते हैं। अगर हम दूसरे जानवर की बात करें, जैसे कि डॉग है, जैसे दूसरे जानवर होते हैं, दे आर अनएबल टू थिंक अबाउट देयर ओन लैंग्वेज, दे आर अनएबल टू रिफ्लेक्ट अबाउट देयर ओन लैंग्वेज। तो ये जो ज़ुबान की एबिलिटी होती है कि जो हमें इस काबिल करती है कि हम अपनी ज़बान के बारे में रिफ़्लेक्ट करें, इसे हम रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिवनेस हम कहते हैं। सादा ज़बान में हम इस यूँ बयान कर सकते हैं। इसके बाद अगली क्वालिटी होती है, अगली डिज़ाइन फ़ीचर होते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे देखें कि इंसान जो होता है वो आप यानी वो अपने बियॉन्ड द इमीडिएट इन्वायरमेंट, बियॉन्ड द इमीडिएट मोमेंट वो बात कर सकता है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे कि अब हम प्रेजेंट में बैठे हुए हम जितने पास्ट की बात कर सकते हैं, हम इवन फ्यूचर के बारे में हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब दूसरे जानवर होते हैं, जैसे डॉग है, जैसे कैट है, जैसे दूसरे जानवर होते हैं, तो दे डू नॉट हैव दिस एबिलिटी टू टॉक बियॉन्ड द इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो हम इंसान जो है हम इमीडिएट इन्वायरमेंट से बियॉन्ड भी बात कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उन चीज़ों के मतलब बात कर सकते हैं जिनके एग्जिस्टेंस के मतलब हम श्योर नहीं होते, जिनको हमने देखा नहीं होता, जैसे हेवन है, हेल है, एंजल्स है। ठीक है, इनके मतलब भी बात कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं। ठीक है, पहली ये दूसरी हमारी डिज़ाइन फ़ीचर हो गया। इसके बाद तीसरा डिज़ाइन फ़ीचर होता है, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब ये होता है कि लफ्ज़ों और उनके माना, लफ्ज़ और उनका जो मीनिंग होता है, उनके दरमियान कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, बल्कि आर्बिट्रेरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अब देखें, एक 4 लेग्ड एनिमल विथ सम सर्टन क्वालिटीज़, सर्टन करेक्टरिस्टिक्स, हम उसे उर्दू में कुत्ता कहते हैं, अंग्रेज़ी वाले जो होता है उसको डॉग कहते हैं, इस तरह फ्रेंच वाले की और नेम देते हैं, इस तरह अरबी में उसे कल्ब कहा जाता है। तो इस तरह आप देखें कि यानी ये एक लॉजिकल रिलेशन नहीं है। अगर मतलब लॉजिकल रिलेशन होता तो दुनिया में एक ही ज़बान होती। तो दूसरी बात ये हुई। ठीक है, पहली बात क्या हुई, हमने रिफ्लेक्सिविटी देखी, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखा, इसके बाद हमने देखा कि आर्बिट्रेरीनेस हमने देखी। अब इसके बाद चौथा जो डिज़ाइन फ़ीचर है, फोर्थ डिज़ाइन फ़ीचर ऑफ लैंग्वेज, दिस इज़ कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन ये होती है कि यानी कल्चरल ट्रांसमिशन ये एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम जो होता है ना कि ज़बान को अपनी दूसरी नस्ल में मुंतकिल करते हैं, इसको हम कल्चरल ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें एक बात ख्याल रखनी है कि जो लैंग्वेज होती है वो नॉन इंस्टिंक्टिव है। लैंग्वेज नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि ज़बान हमारी जिबिलत में शामिल नहीं है, कोई भी ज़बान हमारी जिबिलत में शामिल नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि हम जब पैदा होते हैं तो हम उर्दू बोलेंगे, अंग्रेज़ी बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे, अरबी बोलेंगे, बल्कि वो हमारा जो माहौल होता है ना, जिस माहौल में हम परवान चढ़ते हैं, परवरिश पाते हैं, तो वो हमारी ज़बान को कंडीशन करता है कि हम कौन सी ज़बान बोलेंगे। अब इसके लिए मिसाल बहुत खूबसूरत है, ये जॉर्ज यूल की किताब है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मैं वहाँ से एग्जांपल को कोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा अपने कल्चरल रंग में मैं आपको बताऊँगा। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर कि अगर एक बच्चा अमेरिका में पैदा हो,
ठीक है। छोटा सा बच्चा हो, अभी 2 साल का उम्र उसकी ना हो, तो उसे पाकिस्तान में अगर लेके आया जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान में लेके आया जाएगा तो वो जो बच्चा डेफिनेटली अपने जो अमेरिकन पेरेंट्स हो गए दिखेगा तो उनकी तरह दिखेगा ना, कि जेनेटिकली उनकी तरह दिखेगा, फिजिकल फीचर्स वगैरह सब उनकी तरह लगेगा, लेकिन वो ज़बान डेफिनेटली उर्दू बोलेगा या हमारी कोई इलाकाई ज़बान बोलेगा। इस तरह देखें कि अगर कोई इंसान अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो और पाकिस्तान का बच्चा जो होता है ना कि उसे अमेरिकन या ब्रिटिश पेरेंट्स उसकी परवरिश करें, उसको पाले शुरू से, तो ज़ाहिर बच्चा जो है अपने अपने पाकिस्तानी माँ बाप की तरह नज़र आएगा, लेकिन वो जो ज़बान इस्तेमाल करेगा वो अंग्रेज़ी ज़बान को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इसे हमें कल्चरल ट्रांसमिशन। अब इसके अलावा देखें कि जो जानवर होते हैं ना, जो डॉग है कोई भी है, अब एक डॉग जो होता है अगर अमेरिका में हो, आप उसे पाकिस्तान में भी ले आए तो वो ये नहीं होगा कि वो उर्दू बोलने शुरू कर देगा या हमारी अपनी ज़बान यूज़ करनी शुरू कर देगी, या यहाँ से अगर हम डॉग को अमेरिका में ले जाए तो वो अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर देगा, वो वही बोलेगा जो उसकी जिबिलत में शामिल है, ठीक है। तो ये एक क्वालिटी होती है। इसके बाद आगे वाली करेक्टरिस्टिक होती है, उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी कहते हैं। देखिए ज़बान जो होता है, ज़बान एक डायनामिक फिनोमिनन होता है। डायनामिक का मतलब होता है कि ये बदलता है, ये ग्रो करता है, जैसे इंसान ग्रो करता है ऐसे ज़बान भी इसकी ग्रो करती है, ठीक है। ज़बान कभी रुकती नहीं है, ठीक है, ज़बान हमेशा आगे बढ़ती है, चलती है, ठीक है। इसमें नए अल्फाज आते हैं, इसमें नई वोकेबलरी आती है, इसके अंदर अब लफ्ज़ों के मीनिंग, लफ्ज़ों को प्रोनाउंसिएशन तब्दील हो जाता है। जैसे मिसाल आप सादा से अब मिसाल ले लें कि अगर आज के दौर में ये देखें लफ्ज़ है व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये जो सोशल मीडिया के लफ्ज़ होते हैं या मुख्तलिफ ऐप्स के नाम है, ये पहले एग्जिस्ट नहीं ना करते थे, तो जो जो इंसान को ज़रूरत पड़ती गई तो ये लफ्ज़ क्रिएट होते गए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। जैसे चैट जीपीटी का लफ्ज़ है आज के दौर में, ठीक है, पहले मौजूद नहीं था। हमें आज से कुछ साल पहले, 1 साल 2 साल 1.5 साल पहले तो बिल्कुल पता नहीं था चैट जीपीटी क्या होता है, ठीक है, या ये दूसरी मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स होती हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी आप एक और चीज़ देखें कि मिसाल के तौर पे हम जो है ना नए लफ्ज़ बनाते हैं, हम लफ्ज़ों के मीनिंग चेंज करते हैं, फिर हम देखें कि लफ्ज़ों को बनाते कैसे हैं, कि एक लफ्ज़ के साथ मुख्तलिफ जैसे प्रीफिक्स सफिक्स लगा के नया लफ्ज़ बनाते हैं, फिर उसके बाद लफ्ज़ों के मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे अब मिसाल इंसान की जो ज़बान होती है उसके अंदर एक एंडलेस क्रिएटिविटी पाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये हम लफ्ज़ बोलते हैं कि यानी ये देखें आग लगना, अब हम कहते हैं कि घर को आग लग गई, इसका मीनिंग और है। आप कहते हो कि बाज़ार में चीज़ों की कीमतों को आग लगी हुई है, इसका मीनिंग और है। आप कहते हो मेरे पेट में आग लगी हुई है, इसका मीनिंग और है, ठीक है। तो ये आपको देखे आपको क्रिएटिविटी नज़र आएगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी नज़र आएगी। लैंग्वेज के मीनिंग चेंज होते हैं, लैंग्वेज के अंदर प्रोनाउंसिएशन तब्दील होते हैं। जैसे आप उर्दू की मिसाल ले लें कि अगर आप उर्दू में आज गालिब की उर्दू को आप बोलना शुरू कर दें तो यानी यू वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। आपको कोई ना कोई लुगत डिक्शनरी का सहारा करना लेना पड़ेगा। सर आप विलियम शेक्सपियर को देख लें अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर, या इसके अलावा आप पंजाबी ज़बान के अंदर वारिस शाह को देख लें, या इसके अलावा आप देखें अंग्रेज़ी में जेफरी चौसर को देख लें, ठीक है, या आप फिर इसके अलावा अमीर खुसरो को आप देख लें, ठीक है। यानी इनकी ज़बानों को समझने के लिए आज हमें जो है ना बड़ी लुगत का और बड़ी उसका इन डेप्थ हमें सहारा लेना पड़ता है, तब हमें समझ आती है। तो ये लैंग्वेज की प्रोडक्टिविटी को शो करता है। इसके बाद अगला डिज़ाइन फीचर उसे हम कहते हैं डुअलिटी। डुअलिटी या डबल आर्टिकुलेशन। देखिए ज़बान जो होता है ना वो दो तरह वर्क करती है, ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और एक होता है कि एक यानी कलेक्टिव लेवल के ऊपर, ठीक है। अब जैसे देखें मिसाल के तो डुअलिटी का मतलब ये होता है ना कि दो, तो दो का मतलब होता है एक इंडिविजुअल लेवल होता है, एक कॉम्बिनेशन का लेवल होता है। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे ये लफ्ज़ है, ये अब प है, प, ठीक है, प है और ए और न, ये 3 साउंड्स हैं ना, 3 फोनीम्स हैं, ठीक है। अब इनका प का अपना मीनिंग नहीं है, ना ए का मीनिंग है और ना न का मीनिंग है, लेकिन जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं, फैन, इसका एक मीनिंग बन जाता है। इस तरह देखिए लफ्ज़ है बी है और आई है और इन एन है, ठीक है। अब बिन मतलब इसका मीनिंग बन गया ना। अब अगर हम इसको तब्दील कर दें कोई निब बन जाएगा, तो इसका मतलब कि लैंग्वेज के अंदर डबल आर्टिकुलेशन होती है। लैंग्वेज दो तरह से वर्क करती है, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, एक जो होता है कलेक्टिव लेवल के ऊपर करती है, तो इसे हम डबल आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको डिज़ाइन फीचर्स बताए हैं, ये इसके लिए मैंने रिलाय किया है, जॉर्ज यूल की बुक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की छपी हुई है, इसका नाम है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो ये किताब बहुत अच्छी है, इसको आप भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं एक मशवरा लाजमी दूंगा कि आप इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं ना वो आपने लाजमी हल करनी है। इसके अंदर आप अपने असाइनमेंट बनाएं इन एक्सरसाइजेज की वजह से, तो ये आपकी बड़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद अगला मैं टॉपिक शेयर करूँगा एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ह्यूमन लैंग्वेज, इसको पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।